साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2022 जो कि 25 जून 2023 को निर्धारित की गई है, उसके लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसे देखिए और अपनी तैयारी को जांचिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदुस्तान की कुंजी निम्नलिखित में से किस शहर को कहा था? ठीक है, देखिए वारेन हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, देखिए वारेन हेस्टिंग्स कौन था? ठीक है, देखिए ये अंग्रेज राजनीतिज्ञ था और बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, देखिए ये अंग्रेज राजनीतिज्ञ था और बंगाल का पहला गवर्नर था और बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में इसने 1773 से 1785 तक कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद का भाग था जिसकी राजधानी निम्नलिखित में से थी। ठीक है, देखिए जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वह अवंती महाजनपद का भाग था, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। ठीक है, देखिए उज्जैन। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। इसको पहले हम उज्जैनी कहते थे। ठीक है, उज्जैनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं अहिल्याबाई होलकर निम्नलिखित में से किसकी पत्नी थी? देखिए अहिल्याबाई होलकर जो है मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, तो ये खांडेराव की पत्नी थी। ठीक है, खांडेराव होलकर। ठीक है, देखिए खांडेराव होलकर दूसरा आंसर हो जाएगा। देखिए अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था अगर हम बात करें तो देखिए 1725 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1725 में जन्म, और खांडेराव जो थे इनके पति थे, तो खांडेराव का निधन हुआ था। ठीक है, खांडेराव का निधन, जब इनका विवाह खांडेराव के साथ हुआ उसके बाद इनका निधन हुआ है इनका, यानी कि खांडेराव का कब हुआ था? 1754 में। ठीक है, और खांडेराव कौन थे? खांडेराव जो थे वो इंदौर राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मलखम्ब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? ठीक है, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में मलखम्ब को राजकीय खेल 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। ठीक है, 10 अप्रैल 2013 को, और इसके लिए जो है विजेता को जो है प्रभास जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर है भोपाल के नवाबों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? मतलब भोपाल के ये नवाबों के नाम लिखे हुए हैं और उनके कार्यकाल लिखे हुए हैं, तो क्या कौन सा इसमें सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान जो थे तो इनका कार्यकाल 1708 से 1726 तक था, ये सही है, और ये भोपाल के पहले नवाब थे। ठीक है, पहले नवाब। ठीक है, फैज़ मोहम्मद खान की अगर बात करें तो ये 1742 से 1777 तक थे और ये भोपाल के तीसरे नवाब थे। ठीक है, थर्ड। हमीदुल्ला खान की बात करें तो ये लास्ट है ना, अंतिम। ठीक है, अंतिम नवाब थे। ठीक है, 1926 से 1949। मिस्र खान की बात करें तो ये मित्र खान जो है ये जो है सही नहीं है कार्यकाल। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मिस्र खान ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी निम्न में से किस जिले से अलग करके बनाया गया था? देखिए दोस्तों 52वां जिला निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और यह 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कांग्रेस का 1939वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, देखिए तो ये कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। ठीक है, जबलपुर में, जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर, ठीक है, त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और त्रिपुरी में, इसके अलावा अगर हम बात करें जबलपुर में, देखिए एक 1923 की एक घटना है यहाँ पर, वो हमें ध्यान देंगे। 1923 में ध्वज सत्याग्रह भी हुआ था। ठीक है, ध्वज सत्याग्रह, प्रश्न इस पर भी पूछा गया है, इसलिए इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। ठीक है, देखिए अंग्रेजों के समर्थन की बात है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले की बात करें तो वह सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, देखिए ये जो है 1844 से और 1868 तक जो है भोपाल पे इन्होंने शासन किया था। ठीक है, भोपाल पर शासन किया था और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह में। ठीक है, और इन्होंने मोती मस्जिद, ठीक है, इसके अलावा मोती महल जैसी इमारतें बनवाई थी। ठीक है, इन पर भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में आगर मालवा परमार राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, मालवा के परमार वंशी शासकों की प्रारंभिक राजधानी तो उज्जैन में थी। ठीक है, लेकिन बाद में राजधानी धार में इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे हमें जरूर समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, चरण पादुका नरसंहार जो है वो छतरपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था की बात कर रहे हैं, छतरपुर में। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कहा जाता है और यह 14 जनवरी 1931 को हुआ था। मकर संक्रांति का मेला था, तो चरण पादुका नामक स्थान पर वहाँ पर एक सभा हो रही थी, जिसे सेना ने घेर कर वहाँ पर लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर में, देखिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यह उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे और चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए वेस्ट में यानी पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में हमने बात की उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र है। ठीक है, टोटल 5 राज्यों से ये अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है, 5 राज्य हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए 12वां प्रश्न है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ठीक है, देखिए मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। ठीक है, सिगार, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंची है ये। ठीक है, मालवा का जो पठार है वो विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार है और यह एक लावा पठार है। ठीक है, लावा पठार। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो है लोअर जो गोंडवाना समूह है वह लोअर, मिडिल और अपर गोंडवाना के नाम से, मतलब 3 भागों में इसको बांट करके हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के
मालवा क्षेत्र में, ठीक है, मालवा क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब हो गया ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है, ठीक है। और जो अधिकांश वर्षा है वह अरब सागर से होती है, ठीक है, अरब सागर से। चलिए अगला देखेंगे, अरब सागर से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? देखिए दोस्तों, जामनेर नदी का प्रवाह मध्य भारत पठार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। क्योंकि जामनेर कहाँ पर है? जामनेर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में प्रवाह होता है इसका, ठीक है। चंबल मध्य प्रदेश के जाना पाव पर्वत महू से निकलती है। काली सिंध जो है वो देवास जिले के बागली गांव से, और पार्वती जो है वो विंध्याचल के पश्चिमी श्रेणी से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? ठीक है, देखिए जल निकासी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वह सलाखें, इस प्रकार की इसकी जल निकासी व्यवस्था है, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? देखिए मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उसकी प्रकृति है प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रकृति की हैं, ठीक है। अधिकांश वर्षा जो है, अधिकांश नदियां वर्षा पर आश्रित हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मैचिंग का प्रश्न है, ठीक है। देखिए परियोजनाएं हैं और उनका पुराना नाम और नया नाम, ठीक है। देखिए तो बारगी परियोजना की अगर हम बात करें तो यह अवंती सागर, ठीक है। और हलाली परियोजना की बात करें तो यह, इसका नाम क्या है? सम्राट अशोक, ठीक है, के नाम से है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना की अगर हम देखें बात करें, और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई परियोजना की अगर हम बात करें तो यह जो है वो राजघाट, ठीक है, इस नाम से है। और अपर वैनगंगा परियोजना की अगर हम बात करें तो यह सांख्य सरोवर के नाम से है, ठीक है। ये मैच हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कपास मृदा जो है वो काली मृदा है, ठीक है। तो यह काली मृदा को कपास मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह कहाँ पाई जाती है? अधिकतर मालवा पठार के अंतर्गत, ठीक है, मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाती है। और इसे रेगुर, ठीक है, रेगुर, करेल, ठीक है, चेयर नोजम, ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। इन नामों के आधार पर भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए सरबती सोना क्या दर्शाता है? ठीक है, सरबती सोना, देखिए दोस्तों सरबती सोना क्या है? यह जो है और गेहूं की एक प्रजाति है, ठीक है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा, गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, अंगूर की खेती के लिए कौन सा है? रतलाम, ठीक है। यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है रतलाम में, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? ठीक है, फार्म टू फॉर्क, तो यह राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई थी, ठीक है, जैविक कृषि नीति, ठीक है, जैविक कृषि नीति बनाई थी 2011 में। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? देखिए दोस्तों, धारवाड़ चट्टानों से मैग्नीज की प्राप्ति की जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में विस्तृत धारवाड़ चट्टानें, ठीक है, और इन्हीं से जो है मैग्नीज की प्राप्ति होती है। और कहाँ कहाँ है? देखिए बालाघाट, ठीक है, बालाघाट में
और छिंदवाड़ा में। ठीक है, यहाँ से मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की स्थापना किसकी वित्तीय सहायता से की गई है? तो देखिए, ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर जो है, ये 750 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसकी 3 यूनिट हैं। ठीक है, और तीनों यूनिट को जो है 250, 250 और 250 के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर जो बनाती है वो कौन सी है? तो वो है सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, ये जो है इस मिल ने जो है कब काम शुरू किया था? 1962 में काम शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करता है? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा है ये है हबीबगंज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो ये ऑप्शंस जो है नहीं दिए हैं। ठीक है, पुराने ही इसमें रिपीट हो गए हैं। तो कौन सा स्टेशन है, इसको हम लिख लेंगे हबीबगंज है। ठीक है, हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैचिंग के लिए है, अखबारों के नाम हैं और उनके डेट ऑफ जो प्रकाशन आरंभ वर्ष होते हैं उन्हें यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ग्वालियर अखबार कब शुरू किया गया था? ग्वालियर अखबार की शुरुआत की गई थी 1840 में। ठीक है, मालवा अखबार की शुरुआत कब की गई थी? यह 1948 में शुरू हुआ था। ठीक है, नई दुनिया की शुरुआत कब की गई थी? 1947 में। और भारत भ्राता यह 1887 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, मूर्तिकला का तीर्थ इसमें कौन सा है? खजुराहो। ठीक है, खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ कहते हैं। और अगर हम खजुराहो की बात करें तो यह 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? देखिए साथियों, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो भारतीय संग्रहालय है। ठीक है, भारतीय संग्रहालय, और यह जो है 1814 में कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में शुरू किया गया था। ठीक है, और यह एशिया का सबसे पुराना, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा है संग्रहालय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, बिरहा लोकगीत निम्न में से कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो बिरहा लोकगीत जो है वो अहीर लोग गाते हैं। ठीक है, अहीर लोग गाते हैं। ठीक है, बिरहा जो है वो बिरह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, बिरह से। तो इसमें क्या है, देखिए, श्रोता जो है मनोरंजन के साथ साथ छंद, काव्य, गीत और अन्य रसों का आनंद इसमें ले पाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है होता है? बघेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र। अगला देखते हैं। अगला है, ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है?
देखिए साथियों, ध्रुपद समारोह जो है वो कहाँ आयोजित होता है? देखिए ध्रुपद समारोह जो है वो भोपाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है। संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर 1981 से यह जो है चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे है, देखिए अगला है गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, गोल गधेड़ो, तो गोल गधेड़ो जो है उत्सव जो है वो भील जनजाति से संबंधित है और यह उत्सव जो है वो होली पर आयोजित होता है। ठीक है, होली पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए चहर चमन पुस्तक में, ठीक है, चहर चमन पुस्तक किसके शासनकाल का इतिहास है? देखिए दोस्तों, चहर चमन, इसको चार चमन भी कहते हैं। ठीक है, चार चमन, तो इसमें जो है वो शाहजहां के काल का इतिहास है। ठीक है, शाहजहां, तो शाहजहां की अगर बात करें तो शाहजहां जो है वो पांचवां मुगल बादशाह था। ठीक है, पांचवां मुगल बादशाह। ठीक है, इसने 30 वर्ष शासन किया, 1628 से और 1658 तक। ठीक है, और यह जो चहर चमन पुस्तक है यह चंद्रभान नाम के ब्राह्मण ने लिखी थी। ठीक है, चंद्रभान। ठीक, यह एक मुंशी था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें हम आगे यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए साथियों, अकबर की बात करें तो अकबर का जो शासनकाल है वह 1556, ठीक है, 1556 से 1605 तक था। ठीक, जहांगीर का शासनकाल अगर हम देखें तो 1605 से 1627 था, और इसके अलावा औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल था। शाहजहां की हमने बता दिया अभी, यह 1628 से 1658 तक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस कवि का नाम, मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? ठीक है, देखिए रामचंद्र द्विवेदी किसका नाम था? तो रामचंद्र द्विवेदी जो है वो कवि प्रदीप का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ सुमेलित करने के लिए कौन सी जनजाति उपजाति से सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर देखें, गोंड जो है वो अगरिया से ये सही है, बैगा बिजवार ये सही है। ठीक है, भारिया पटलिया ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, पटलिया। कोरकू महार ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि जो भारिया है इसकी बात करें अगर हम, तो भारिया जो है वो, इसकी अगर हम देखिए भूमिया उपजातियाँ की बात देख रहे हैं अगर हम, देखिए भूमिया पंडी, ठीक है, और भुईहर, ठीक है, इनको हम कहते हैं भुईहर, ये जो हैं इसकी उपजातियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का दायित्व किसका है? ठीक है, देखिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वो राज्य चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, हमेशा से। ठीक है, देखिए 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है, संविधान संशोधन से यह अधिकार है। ठीक है, कि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो चुनाव होंगे वह राज्य के चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर क्या है, देखिए कंप्यूटर भाषा कोबोल किस क्षेत्र में उपयोगी है? देखिए कंप्यूटर की जो भाषा है कोबोल, इसको हम कहते हैं, देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों कोबोल की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये होती है, और यह 1950 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने डेवलप की थी।
ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है। देखिए अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात करें अगर, सेमी कंडक्टर है एक्चुअली, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता है वह चालक और कुचालक के बीच होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, साइबर बुलिंग, गोपनीयता की कमी, फेक न्यूज, ये सभी जो है सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो ये इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहे हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर वायरस होता है, ये वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है और उसके बाद जो है वो अपनी कॉपी बना बना के फैलता रहता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं जॉन मैकार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया था। देखिए दोस्तों, जॉन मैकार्थी जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर माने जाते हैं, ठीक है, और इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया था एक, उसके आधार पर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया था, ठीक है। देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन एनपीसीआई द्वारा यूपीआई पर आधारित है। देखिए ई गवर्नेंस के तहत जो है ये काम होते हैं, ठीक है। भीम ऐप जो है आपका है, ठीक है, भीम ऐप। तो भीम ऐप को एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, तो भीम के द्वारा यह चलता है, ठीक है। चलिए, जो कि यूपीआई पर आधारित है। देखिए अगला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है, ठीक है। देखिए इसको कौन जारी करता है, तो हम देखें अगर, तो इसे विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। देखिए 2020 में अगर हम बात करें तो 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी, इसमें भारत की रैंकिंग थी 63, ठीक है। 190 देशों की लिस्ट होती है ये, 190 देशों की सूची में भारत का 2020 में स्थान था 63। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार जो है वो 2022 में डेनिस पर्नेल सुल्बिन को प्रदान किया गया है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर हम बात करें इसी पुरस्कार की, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एवी विगडरसन को जो है वो कब दिया गया था, 2021 में, ठीक है, और ये इजराइल के हैं, इजराइल के, ठीक है। गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, गणित के क्षेत्र में, और गणित के क्षेत्र का, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणितज्ञ को यह पुरस्कार दिया जाता है। और एबेल जो थे वो नॉर्वे के गणितज्ञ थे, इनका पूरा नाम नील्स हेनरिक एबेल था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें कि पहला जो एबेल प्राइज है वो दिया गया था, ठीक है, देखिए जॉन पियर शेर को, ठीक है, कब दिया गया था, 2003 में, ठीक है, पहला, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के, ये फ्रांस के हैं, ठीक है। इसके अलावा माइकल आलिया की बात करें तो इन्हें दूसरा पुरस्कार 2004 में दिया गया था, ठीक है, दूसरा पुरस्कार 2004 में, ठीक है, ये यूके के रहने वाले हैं। और ठीक है, अगला देखते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया गया है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, ठीक है, पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह मैड्रिड में आयोजित किया गया था, ठीक है, स्पेन में, ठीक है, स्पेन में।
फितूर क्या है? देखिए फितूर जो है ग्लोबल मीटिंग पॉइंट है टूरिज्म प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। फितूर को क्या कहा जाता है? फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के तहत दूसरे चरण की शुरुआत की है? ठीक है, देखिए गर्ल्स फॉर टेक स्टेम, तो स्टेम यहाँ क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की है मास्टर कार्ड ने, ठीक है, मास्टर कार्ड कंपनी है उसने। अगला सवाल है, हाल ही में एडी दामोदरन का निधन हुआ है, वह थे? तो ये एडी दामोदरन जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, और ये जो है CSIR के पूर्व निर्देशक, ठीक है, पूर्व निदेशक, ठीक है, एक्स डायरेक्टर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह जो है वरुण फ्रांस के बीच और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में G20 के तहत थिंक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ठीक है, तो ये भोपाल में हुई थी, ठीक है। भोपाल के अंतर्गत जो चीज़ें हुई हैं उन्हें हमें ज़रूर पढ़ लेना होगा, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो जो भी आयोजन हुए हैं, ठीक है, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पार्ट बी के क्वेश्चन सब शुरू हो गए यहाँ से। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना यूनेस्को के साथ संविदा के तहत की गई थी? तो इसकी कौन सा है? NIEPA, ठीक है। ये क्या है? देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासनिक संस्थान है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। यूनेस्को के साथ 10 वर्ष का संविदा के तहत स्थापित किया गया था और प्रशासन के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है, UGC की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट का परिणाम थी? देखिए सार्जेंट रिपोर्ट का परिणाम थी, ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, देखिए कब की थी या किस प्रस्ताव के द्वारा की थी? देखिए 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव के द्वारा शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, ठीक है। अगला सवाल है, आवासीय विश्वविद्यालय को कहा जाता है? देखिए आवासीय विश्वविद्यालय जो होते हैं वो एकात्मक शिक्षा महाविद्यालय होते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए यह है कि NCERT द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं हैं। देखिए NCERT जो है वो NCERT, ठीक है, ये कौन कौन सी पत्रिका निकालता है? इंडियन एजुकेशन रिव्यू, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर, ठीक है। तो ये सभी पत्रिकाएं NCERT द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए साथियों राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है, ठीक है। आगे है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल विनय शंकर दुबे का था, ठीक है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है, देखिए कौन निलंबित कर सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इन्हें निलंबित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासन पर जन नियंत्रण का श्रेष्ठतम तरीका कौन सा है? देखिए दोस्तों प्रशासन पर जन नियंत्रण का श्रेष्ठतम तरीका अगर हम देखें तो वह होता है राइट टू रिकॉल, ठीक है, राइट टू रिकॉल, यानी कि वापस बुलाने का अधिकार। जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्हें हम वापस बुला सकते हैं, मतलब कि पद से हटने को
कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के संबंध में अपकरण का क्या अर्थ है? तो अपकरण का अर्थ है प्राधिकार का दुरुपयोग। जो अधिकार है उसका दुरुपयोग अगर कोई करता है तो उसको हम न्यायिक नियंत्रण के संबंध में अपकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है यूनिसेफ को। देखिए यूनिसेफ, इसको किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, देखिए यूनिसेफ जो है इसको 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए यूनिसेफ एक संस्था है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको कहा जाता है और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। और अगर हम बात करें यूएसए यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अगर हम बात करें इसके हेड की तो कैथरीन एम रसेल इसकी हेड हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, देखिए यह जो है हेबियस कॉर्पस जो है वो इसका मतलब है शरीर प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम का गजट में प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम का गजट में प्रकाशन 23 अप्रैल 1973 को हुआ था। देखिए 20 अप्रैल 1973 को राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा जी की स्वीकृति प्राप्त हुई और 23 अप्रैल को यह गजट में प्रकाशित हो गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4(8) में किसकी परिभाषा है? ठीक है, तो 4(8) में छात्र निवास, ठीक है, हॉस्टल्स की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के तहत कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति द्वारा प्रेषित एक पैनल में से होगी। ठीक है, पैनल होगा उसमें से होगी। इस पैनल में कितने नाम सुझाए जाना अनिवार्य है? देखिए न्यूनतम 3 नाम एडवाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कुलाधि सचिव रेक्टर। ठीक है, कुलाधि सचिव जो हैं जिनको रेक्टर कहा जाता है तो उनकी नियुक्ति के संबंध में एक सही कथन है। देखिए इसकी नियुक्ति कुलाधिपति करते हैं, इसकी नियुक्ति कार्यपरिषद करती है, इसकी नियुक्ति कुलपति करते हैं या इसकी नियुक्ति कुलपति की सलाह पर कार्यपरिषद करती है। देखिए दोस्तों कुलाधिपति की कुलाधि सचिव की नियुक्ति जो है वो कुलपति की सलाह पर कार्यपरिषद करती है। ठीक है, 4th नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कुल सचिव की नियुक्ति धारा 16(2) के तहत कौन करता है? ठीक है, कुल सचिव किसे कहते हैं हम? तो कुल सचिव होते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 16(2) के तहत कुलाधिपति महोदय यानी राज्यपाल महोदय ही इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है किस धारा के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति माने जाते हैं? धारा 12(1) में यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वो कुलाधिपति जो होंगे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न है एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 की किस धारा में? ठीक है, सभा। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर्ट के गठन का प्रावधान है। तो यूनिवर्सिटी कोर्ट का जो प्रावधान है वो धारा 20 में किया गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो कोर्ट होगा उसका गठन धारा 20 के तहत किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय की निधि का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय की निधि का उल्लेख जो है वो धारा 32 में। ठीक है, धारा 32 में। और यह धारा 32 कहाँ है? यह अध्याय 5 में है। ठीक है, अध्याय 5 में। ठीक है, तो किस में किया गया है? तो यह अकादमिक परिषद यानी कि विद्या परिषद कहते हैं उसको। ठीक है, उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की निधि का उल्लेख है। ठीक है, चलिए
देखिए अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको कार्य परिषद तैयार करती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और इसकी ये बात करें तो यह धारा 47 वार्षिक रिपोर्ट जो वो कहाँ है, धारा 47 में यह उल्लेखित है, ठीक है। चलिए देखिए, विश्वविद्यालय के लेखों की समपरीक्षा यानी कि ऑडिट कौन करता है? ठीक है, विश्वविद्यालय के जो फंड्स होते हैं उनको कौन ऑडिट करता है? तो उसको ऑडिट करने के लिए स्थानीय निधि लेखा परीक्षक होते हैं, ठीक है। यह जो बात है ये धारा 48 के अंतर्गत कही गई है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए विश्वविद्यालय में निधि इनमें से किसका भाग है? तो विश्वविद्यालय में जो निधि होती है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय के परिनियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय के परिनियम समन्वय समिति के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। यह धारा 36(1), ठीक है, 36(1) में उल्लेखित है। इन्हें संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, किसे? समन्वय समिति को, ठीक है। अगला है, विश्वविद्यालय के अध्यादेश, ठीक है, प्रथम अध्यादेश को छोड़कर कौन जारी करता है? देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय के अध्यादेश जो हैं वो पहले अध्यादेश को छोड़कर कार्य परिषद जारी करती है, ठीक है। धारा 38(1) में यह उल्लेखित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कुलपति की नियुक्ति से संबंधित समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? देखिए कुलपति की नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन शामिल नहीं है समिति में? देखिए दोस्तों, कुलपति की नियुक्ति के संबंध में ये जो है यहाँ पर समिति में कुलाधिपति, ठीक है, कुलाधिपति एक समिति बनाते हैं। कुलाधिपति कौन है? ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है, के राज्यपाल। ये जो है ये इस कमेटी को गठित करते हैं और इस कमेटी में कुलाधिपति द्वारा नामजद सदस्य होता है, कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है और यूजीसी अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य होता है, ठीक है। ये कमेटी होती है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यह प्रश्न है, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 2013 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, और इसे 2026 तक जारी रखने का 2026 तक जारी रखने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना का प्रारंभ कब से किया गया? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना 6 जून 2017 से चल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग कब से अस्तित्व में आया? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग 1 नवंबर 1956 से ही अस्तित्व में है। यह 1 नवंबर 1956 क्या है? यह डेट है मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस। अगला सवाल है, रूसा अभियान निम्न में से किसकी वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है? ठीक है, देखिए यह जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, इसमें निम्न में से कौन सी संस्था मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से संबंधित है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशनल जो भी बात है वो AICTE करती है, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इसकी स्थापना एडवाइजरी बॉडी के रूप में 1945 में की गई थी, लेकिन इसे संसदीय अधिनियम द्वारा 1987 में सांविधिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, कुलाधिपति का मुख्य कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, कुलाधिपति का मुख्य कार्य है कुलपति की नियुक्ति, ठीक है, ये BC साहब की नियुक्ति करेंगे, चांसलर महोदय, ठीक है। अगला है, प्रथम कुलपति का दायित्व क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम कुलपति का दायित्व क्या है?
इनका जो दायित्व है वह सभा, कार्य परिषद और विद्या परिषद का 2 वर्ष के भीतर गठन करना, यह इनका दायित्व है प्रथम कुलपति का। ठीक है, अगला सवाल है कुल सचिव का कार्य नहीं है। इसमें कुल सचिव का कार्य कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, यह सुनिश्चित करना कि धन का व्यय स्वीकृति अनुसार हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जो भी धन जारी किया गया है, जो भी फंड जारी किया गया, वह जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से हो। विश्वविद्यालय की ओर से टेंडर जारी करना, विश्वविद्यालय की ओर से दस्तावेज का सर्टिफिकेशन करना। ठीक है, इसके अलावा बीसी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना, यह इनका कार्य नहीं है। ठीक है, तो बीसी के विरुद्ध शिकायतों की जांच को यह कार्य इनका नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कार्य परिषद का मुख्य कार्य है। ठीक है, देखिए कार्य परिषद का मुख्य कार्य हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर कार्य परिषद के कार्य की बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय की समस्त संपत्ति एवं निधियों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंध, यह इनका कार्य है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निश्चित प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय निधि का प्रबंध, यह भी इनका कार्य है। विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय अनुमान विचार उपरांत सभा के समक्ष रखना, यह भी इनका कार्य है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय के समस्त आय व्यय का मुख्य नियंत्रणकर्ता कौन है? जो भी आय व्यय यानी खर्चे, ठीक है, और जो भी इनकम है उसका मुख्य नियंत्रणकर्ता कौन है? वित्त समिति। ठीक है, वित्त समिति के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये कह रहे हैं कि कार्य परिषद की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या है। ठीक है, देखिए कार्य परिषद की गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो यह जो है गणपूर्ति के लिए 7 सदस्यों की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन इस जो स्थगन है, ठीक है, स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे विश्वविद्यालय की वित्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय की वित्त समिति का अध्यक्ष कुलपति महोदय, ठीक है, बीसी साहब होते हैं। ठीक है, और कुल सचिव यानी कि जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार, वो इसके सचिव होते हैं। ठीक है, वित्त समिति के सचिव। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बजट अनुमान की रकम कम करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, देखिए यह शक्ति कार्य परिषद के पास होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, समन्वय समिति, ठीक है, यह धारा कौन सी धारा में है? समन्वय समिति धारा 34 में। ठीक है, धारा 34 के अंतर्गत समन्वय समिति का प्रावधान है और इसके अध्यक्ष हमेशा कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल महोदय होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए भारत के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? वह केंद्र सरकार के लेखा का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यह सही है, कथन सही है। ठीक है, जो भी ऑडिट करते हैं उसके बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देते हैं। वह राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन राज्य विशेष के राज्यपाल को देते हैं, तो यह भी सही है, ठीक बात है। वह राज्यों में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यालयों पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रखते, ये बात सही नहीं है, रखते हैं वो। यदि संसद का कोई सदन उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह लोक लेखा समिति के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, यह सही है। तो दोस्तों यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, वह राज्यों में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यालयों पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रखते, ये बात सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निष्पादन बजट एक ऐसा वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, जिसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, निष्पादन बजट एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, निष्पादन बजट जिसको हम उपलब्धि बजट भी कहते हैं, ठीक है, इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में किया गया था और भारत में अगर देखें तो 25 अगस्त 2005 को, ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा निष्पादन बजट पेश किया गया था। तो इसमें जो है सरकारी गतिविधियों के संपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत
किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत को संचित निधि में से भुगतान का प्राधिकार किससे मिलता है? भारत की संचित निधि में से, यहाँ पर की होगा भारत की संचित निधि में से, तो भारत की संचित निधि में से भुगतान का प्राधिकार जो है वो विनियोग अधिनियम से प्राप्त होता है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 114 में ऐसा प्रावधान है। और अगर हम भारत की संचित निधि की बात करें तो यह आर्टिकल 266(1) में प्रावधान है कि भारत की संचित निधि होगी। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मांग को 1 रुपया करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, मांग को 1 रुपया करने वाला प्रस्ताव कहलाता है यहाँ पर नीति कटौती। ठीक है, नीति कटौती। ठीक है, अगला है, शून्य आधारित बजट विकसित किया गया था। तो शून्य आधारित बजट को जो है वो पीटर ए फर इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, जो भी बजट होता है उसको 0 मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? देखिए दोस्तों, राजकोषीय घाटा जो है वो अपने संपूर्ण व्यय के लिए सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली पूंजी की आवश्यकता, यह राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, अगला है, एक अच्छे मूल्यांकन में होना चाहिए, अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, मापन की भूमिका है। देखिए मापन की भूमिका क्या होती है? देखिए वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मापन की भूमिका ये सभी हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन के कार्य की बात करें तो ये छात्रों में एकता का निर्माण करना, ये इसका मूल्यांकन का कार्य नहीं है, बल्कि शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी मूल्यांकन के कार्य हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कैग, जिनको हम कैग कहते हैं। ठीक है, तो कैग को लेखांकन संबंधी दायित्व एवं कार्यों से कब मुक्त कर दिया गया था? देखिए दोस्तों, इनको जो है वो 1976 में इस कार्य से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और इनको ऑडिटिंग का काम सौंपा गया। ठीक है, ऑडिटिंग करने के लिए, ये जो है लिखेंगे नहीं बल्कि ऑडिटिंग करेंगे। अगला देखेंगे, संविधान में बजट पास करने से संबंधित संसद की शक्तियों का विवरण है। यह अनुच्छेद 112 से 117 तक दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी बताया था 114 में क्या है, 114 में विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए संसद में अनुदानों की मांगों किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत की जाती हैं? अनुदान जो ग्रांट्स होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जो ये ग्रांट्स हैं किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत की जाती हैं? तो ये जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे। देखिए अगला है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि में व्यक्तिगत भेद का मुख्य कारण क्या है? देखिए व्यक्तिगत भेद का मुख्य कारण है वातावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट के आधार पर ही व्यक्तिगत भेद हो जाता है। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, छात्र अध्यापक के मध्य कक्षा में होने वाले संचार का उद्देश्य क्या है? देखिए टीचर स्टूडेंट के बीच में ज्ञानार्जन हेतु अंतःक्रिया, यही उद्देश्य है। जो कम्युनिकेशन होगा उसका मतलब ये है कि वह ज्ञानार्जन हेतु यह अंतःक्रिया की गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, शोध का उपकरण निम्न में से क्या है। देखिए शोध का उपकरण की बात करें तो शोध के उपकरण के रूप में क्या है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली। अगला देखते हैं। देखिए अगला है, अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। जो रिसर्च है उसका अगर हम एम लिखें तो वह केवल प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसंधान की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, अनुसंधान की गुणवत्ता जो है वो अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार का है, मतलब कितना अच्छा रिसर्च किया गया है। यह तो रिसर्चर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वह उसने किस तरह से कितना डेडिकेटेड होकर काम किया है। अगला क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, देखिए दोस्तों, शोधकर्ता को वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषयानुसार और तिथि के अनुसार लिखना चाहिए। अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोधकर्ताओं से तुलना कर लेनी चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर होंगे। ठीक है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग के लिए कौन उत्तरदायी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग यह भी है रिस्पॉन्सिबल है, और स्टेट ओपन स्कूल यह भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रावधान किस नीति में है। देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान जो है, ये फाउंडेशन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकृत बहुविषयक शिक्षा के लिए एनईपी 2020 किस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित करती है। तो यह प्रस्तावित करती है मेरू। ठीक है, मेरू। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एकीकृत बहुविषयक शिक्षा के लिए एनईपी 2020 किस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित करती है। तो हमने बताया मेरू। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की गई है। अब ये क्या है, तो ये जो है वो बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे विषय और, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की विषय और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक AFRC। ठीक है, देखिए AFRC एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमेटी के तहत गठित कमेटी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, AFRC 2007 की किस धारा के तहत प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। तो ये धारा 10 है। ठीक है, धारा 10 के तहत यह जो है प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित SC आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, SC, तो ये जो है 1995 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला है, यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अब ST की बात कर रहे हैं अब की बार। तो ST आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने और सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन की स्थापना 23 मार्च 1999 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर विकल्प गलत लिख गया है, सही लिख लीजिए, 23 मार्च 1999। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सुझाया है, एडवाइज किया है। तो कितना आरक्षण बताया है, 35%।
ठीक है, 35%। अच्छा, इसमें हम आगे एक दो बात और कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक देखिए, ठीक है, देखिए 1983 में रामजी महाजन की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और इसमें 3 अशासकीय सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 अशासकीय शासकीय सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य जो है वो ओबीसी से होना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन है, ठीक है, गौरी शंकर बिसेन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, 3। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ठीक है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है इसका गठन की बात करें तो 1995 में गठन किया गया था, ठीक है, और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो नरेंद्र कुमार जैन, जो न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब वर्तमान में श्री मनोहर ममतानी, ठीक है, मनोहर ममतानी, ये जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा है। देखिए वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, कंपनी के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषताएं, ये जो है वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करना और उसके उपयोग करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, देखिए प्राइमरी जो एक तरीके से लक्ष्य की बात करें तो वो क्या है? वो है धन को अधिकतम करना, ठीक है, यही एकमात्र इसका प्राइमरी एम होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे ऋण, ऐसे लोन जो किसी देश के अंदर उस देश की जनता अथवा बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए बैंक, जो भी देश की जनता है और उसकी बैंक है या अन्य वित्तीय संस्थाएं, उनके अंदर यानी देश के अंदर की बात चलें तो आंतरिक ऋण होता है, ठीक है, इंटरनल लोन्स, ठीक है, डेट। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे सवाई सिंह सिसोदिया, ठीक है, ये ठीक है। इसका मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 14 जून 1994 को अस्तित्व में आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत के कैग की नियुक्ति कर सकते हैं? ठीक है, भारत के जो कैग होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 148, ठीक है, आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति का प्रावधान है। ये पब्लिक पर्स के वॉच डॉग के रूप में काम करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल जो भी पहले हो वो होता है, ठीक है। पहले कैग की अगर हम बात करें तो वे वी नरहरि राव थे, ठीक है, VN राव। और वर्तमान में कौन है? GC मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान में कैग हैं हमारे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण के दोष हैं, ठीक है, लागत अंकेक्षण के, प्रबंध क्रियाओं पर हस्तक्षेप, कार्य को दोहराना, सिर्फ उत्पादन लागत पर विशेष जोर देना, ये सभी इसके दोष हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल है, ऑटोनॉमी इंक्लूड्स कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए ऑटोनॉमी में ऐसा होता है कि बिहेवियरल और इमोशनल
कोग्निटिव सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो ऑटोनोमी स्वायत्तता किसी व्यक्ति की अपनी, ठीक है, स्वयं की जो है वो विवेक पर निर्णय करने की क्षमता है, मतलब अपने आप निर्णय लेने की। तो ये सभी गुण जो है किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है, स्ववित्त पोषण इसको कहते हैं, प्रमोट्स ऑफ द बिजनेस मॉडल। तो ये जो है स्ववित्त पोषण का मतलब ये होगा कि कोई भी काम आप करें तो उसका आप प्रॉफिट ही कमाएं, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं, कोशिश ये की जाती है कि हमें प्रॉफिट हो। अगला सवाल है द रिपोर्ट ऑफ पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज प्रेजेंटेड टू द, पीएसी की जो रिपोर्ट है किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? हमेशा लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्या परिषद के संबंध में असत्य कथन चुनिए, ठीक है। विद्या परिषद के संबंध, देखिए विद्या परिषद के सदस्य की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष इसमें सदस्य होते हैं, ये ठीक है। विद्या परिषद के 10 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, यही बात गलत है, ठीक है। स्थगित सम्मेलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती, ठीक है। विद्या परिषद के समस्त सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है स्टोर परचेज से मध्य प्रदेश क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों ये अधिकारी होता है क्रयकर्ता, ठीक है। क्रयकर्ता इस नियम के अनुसार क्रयकर्ता कहा जाता है। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015, ठीक है, के अंतर्गत प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता का प्रावधान किस नियम में वर्णित है? तो ये नियम 25 में कहा गया है कि प्रदेश के उद्योगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिख करके दे सकते हैं? ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज अपने कार्यालय का इस्तीफा प्रेसिडेंट के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित नियामक आयोग सामान्यतः किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों यह जो है कुलाध्यक्ष के नियंत्रण में ही हमेशा नियामक आयोग कार्य करता है, ठीक है। आगे है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? देखिए दोस्तों राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है आरटीआई एक्ट 2005 में राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है। देखिए दोस्तों अध्याय 4 में धारा 15 में, ठीक बात है, उपरोक्त दोनों ही सही होंगे। अध्याय 4 की धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से संबंधित निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग से संबंधित रामजी महाजन पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है एएफआरसी का अध्यक्ष निम्न में से कौन बन सकता है? तो एएफआरसी का अध्यक्ष निम्न में से कौन बन सकता है? जो है व्यक्ति जो किसी राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति रह चुका हो, ठीक है, या कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो राज्य सरकार में प्रधान सचिव के रूप में
या केंद्र में संयुक्त सचिव रहा हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्यों की संख्या जो है वो 7 होती है। ठीक है, 7। 1+6 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 1 सरकारी और जो है 6 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संवैधानिक निकाय होता है और यह इसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए, निजी विश्वविद्यालयों के प्रथम अध्यादेश संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका अनुमोदन निम्न में से कौन करता है। देखिए दोस्तों, इसका अनुमोदन या रिकमेंडेशन नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, हमने अभी अभी मॉडल टेस्ट पेपर 8 को हल किया। तो इस मॉडल पेपर में ये जो प्रश्न हैं ये बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जैसे कि पेपर में आने की उम्मीद है। तो संभावित प्रश्नों की श्रृंखला थी और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और हम आने वाले समय में रिवीजन क्लासेस की श्रृंखला को जारी रखेंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे इससे पहले के 7 मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडल टेस्ट पेपर, उसमें 7 वीडियोज़ पहले से हैं और यह 8वां अब जुड़ जाएगा, तो आप इन्हें हल कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।